तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे जो 5 एग्जाम हैं सेकेंड ईयर के वो हो चुके हैं। बचे हैं जो 2 एग्जाम, जिसमें फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है और दूसरा हमारा पेपर है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से रिलेटेड हम लेकर आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्ट, उसके रूल्स, वो एक्ट कब आए हैं और क्या पर्पस है, क्या उसका वर्क है और कैसे काम करते हैं। इन्हीं सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक्ट हमारा है पॉइजन एक्ट, जो कि कब आया। पॉइजन एक्ट आया 1919 यानी 1919 में। इसका बेसिकली वर्क था मैनेज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ पॉइजन सब्सटेंस, यानी जो जहरीले पदार्थ हैं उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी आयात और निर्यात का मैनेजमेंट करना। इसका क्या पर्पस था? पर्पस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पॉइजन्स, यानी जहरीले जो सब्सटेंस है उनको प्रिवेंट करना मिसयूज से, और टू कंट्रोल इलीगल सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इलीगल सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना। यानी जो कोई क्वालिफाइड पर्सन ही उसको, अथोराइज पर्सन ही सेल कर सकता है और अनअथोराइज पर्सन सेल नहीं कर सकता। टू रिड्यूस एक्सीडेंटल पॉइजनिंग केसेस, यानी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग केसेस को रिड्यूस करना, उसको कम करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो एक्ट है। नेक्स्ट हमारा एक्ट आया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 यानी 1940 को आया। इसका बेसिकली वर्क था रेगुलेट ऑफ द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन इंडिया। जो इंडिया में मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स का मैन्युफैक्चरिंग कैसे, उसकी क्या मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैसे होना है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, क्या क्या उसकी लीगल रिक्वायरमेंट होगी, सेल कैसे करना है, इंडिया में कैसे सेल करना है, उसका जो सारा जिम्मेदारी है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंडर आता है। तो बात करते हैं इसके पर्पस में, तो इसका क्या पर्पस था यानी मुख्य उद्देश्य क्या था। तो टू प्रिवेंट एडल्ट्रेट एंड स्पूरियस ड्रग्स, यानी मेडिसिन को एडल्ट्रेशन से बचाना, मिलावटी और उसकी स्पूरियस यानी नकली नकली दवाओं और उसकी एडल्ट्रेशन को रोकना। टू इंश्योर द सेफ्टी, यानी दवाई की सेफ्टी को सुनिश्चित करना, क्वालिटी को सुनिश्चित करना, एफिकेसी और मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक की जो सेफ्टी है, क्वालिटी और एफिकेसी को मेंटेन करना। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है वो आया फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट 1948 को आया यानी 1948 को। इनेक्टेड टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, यानी कि जो फार्मेसी का प्रोफेशन है, पेशा है वो भारत में, उसको रेगुलेट करना। लीगल रिक्वायरमेंट देना, मतलब कैसे कितने जगह चाहिए फार्मेसी को रन करने के लिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वही सारा कुछ इस फार्मेसी एक्ट में बताया गया है। पर्पस क्या था इसका? टू इंश्योर दैट ओनली क्वालिफाइड पर्सन प्रैक्टिस फार्मेसी, यानी जो फार्मेसी की प्रैक्टिस होती है, जो फार्मेसी जैसे फार्मेसी रन करना, तो क्वालिफाइड पर्सन ही रन करेगा, फार्मासिस्ट ही। अगर आपको मेडिकल स्टोर चलाना तो आपको फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना, तभी आपको मेडिकल स्टोर यानी फार्मेसी चलाने का होता है, लाइसेंस मिलता है। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, यानी फार्मेसी एजुकेशन को स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, यानी उसको सुधारना, बढ़ाना आगे। चलिए नेक्स्ट एक्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा पीसीआई कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी पीसीआई का गठन कब हुआ। पीसीआई का गठन 1949 में हुआ और फार्मेसी एक्ट जब 1948 में आया उसके बाद पीसीआई का गठन हुआ। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि पीसीआई के नाम से जाना जाता है, वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, यानी फार्मेसी एक्ट के अंदर पीसीआई का गठन हुआ। फंक्शन ऑफ पीसीआई, यानी पीसीआई के कार्य क्या है? इस्टेब्लिश्ड टू रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशन इन इंडिया, यानी जो फार्मेसी एजुकेशन है रेगुलेट करता है इंडिया में फार्मेसी के एजुकेशन को। जैसे पूरे इंडिया में जो पीसीआई का जो फार्मेसी का सिलेबस होता है वो सेम होता है। अप्रूव फार्मेसी कॉलेज एंड कोर्सेज, यानी जो कोर्सेज होते हैं, जो कॉलेज होते हैं, कॉलेज को अप्रूवल देता है फार्मेसी के कोर्सेज को लॉन्च करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए। मेंटेन एजुकेशन स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। जैसे कि आपको अगर डी फार्मा में एडमिशन लेना है तो 10+2 मैथ या बायोलॉजी साइंस साइड से आपको होना चाहिए, तभी आप डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। और प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर फार्मासिस्ट, यानी जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब करना। आप लोग बताइए कमेंट में कि जो फार्मासिस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो कितनी होती है, यानी कम से कम क्वालिफिकेशन कितनी होती है जिससे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है।
नेक्स्ट एक्ट है हमारा मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट 1954। इस एक्ट में क्या बताया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। इस एक्ट में बताया गया है कि जो कुछ एडवर्टाइजमेंट होती हैं उसको रोक लगाना। जैसे कुछ एडवर्टाइजमेंट होती हैं वो एडवर्टाइज करते हैं कि ये मेडिसिन हमारी लीजिए, इससे आपकी डिजीज़ क्योर हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे आप। जैसे हाइपरटेंशन को ठीक ना करके उसको मैनेज किया जा सकता है। इसका आप एडवर्टाइज नहीं करा सकते कि ये हमारी दवाई लीजिए आप इसको ठीक हो जाएंगे। ये इनेक्टेड टू कंट्रोल मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू ड्रग एंड मैजिकल रेमेडीज, यानी ये मिसलीडिंग यानी जो एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए लाया गया। इसमें ऐसी एडवर्टाइज नहीं करा सकते, मतलब प्रचार नहीं करा सकते, विज्ञापन नहीं चला सकते जो दावा करती हूँ कि हमारी मेडिसिन लीजिए आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगी। पर्पस क्या था इसका, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम फ्रॉडुलेंट मेडिकल एडवर्टाइजमेंट, यानी वही जो बताया, आप किसी भी मेडिसिन को लेकर उसका दावा नहीं कर सकते कि ये हमारी जो बीमारी है इस मेडिसिन लेने से सही हो जाएगी। टू प्रिवेंट फॉल्स क्लेम ऑफ योर क्योर। चलिए नेक्स्ट एक्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट एक्ट हमारा है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एनिमल एक्ट 1960, यानी जो ये 1960 में आया, एनेक्टेड टू प्रिवेंट अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग टू एनिमल्स। यानी ये एक्ट आया, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल से पहले, जो प्री क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं एनिमल पे, उसमें जो अननेसेसरी पेन होता है यानी अनवांटेड पेन होता है, सफ़र करता है एनिमल्स, उसको रोकने के लिए एक्ट लाया गया। इसका पर्पस क्या था, टू प्रोटेक्ट एनिमल फॉर क्रूरल्टी यानी क्रूरता ऑफ अब्यूज़, क्रूरता को कम करने, क्रूरता ना हो पाए एनिमल पे, उसके लिए एक्ट लाया गया। टू प्रमोट एनिमल एंड वेलफेयर इन इंडिया, यानी एनिमल वेलफेयर इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए लाया गया। इसमें ये बताया जाता है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनको उचित रख रखाव, स्टोरेज हो, उनके खान पीन के लिए पूरी व्यवस्था अच्छे से हो, तभी ये एक्ट उस पर काम करता है। तभी आप एनिमल्स को रख सकते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्ट है हमारा एनडीपीएस एक्ट, जिसको नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कहते हैं। ये 1985 में आया था, यानी 1985 में। एनेक्टेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस इन इंडिया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें जो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है इंडिया में, इसको मिसयूज को रोकना था। जैसे नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आते हैं, जैसे हीरोइन आता है, कोकेन आता है, कैनाबिस आते हैं, मॉर्फिन आते हैं, एलएसडी आते हैं। नारकोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे माइंड की एक्टिविटी को अल्टर कर देते हैं, एडिक्टिव होते हैं। यानी अगर पेशेंट या कोई भी पर्सन इनको लेता है तो उनको इसकी आदत लग सकती है, और ये सेहत के लिए अगर ये नहीं मिले तो उसको बड़ी बेचैनी होती है। जैसे हीरोइन और कोकेन वगैरह अगर आप लगातार कोई पर्सन ले रहा है, अगर उसको एक दिन ना मिले तो उसको बेचैनी जैसी महसूस होती है। नेक्स्ट ड्रग एक्ट पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट एक्ट है हमारा है डीपीसीओ एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जो कि 2013 में आया, 2013, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया। कंट्रोल टू प्राइस एसेंशियल मेडिसिन, यानी जो एसेंशियल ज़रूरी दवाएं हैं, जो जान बचाने वाली दवाएं हैं, उनके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस एक्ट को, ऑर्डर को पास किया। इसका पर्पस क्या था, टू मेक एसेंशियल मेडिसिन अफोर्डेबल फॉर द पब्लिक, यानी इसका पर्पस था कि जो एसेंशियल मेडिसिन है वो पब्लिक के लिए अफोर्डेबल बनाई जाए, इतना प्राइस रखा जाए कि पब्लिक उसको ईजिली एक्सेस कर सके, उसको परचेज कर सके और अपना ट्रीटमेंट ले सके। टू प्रिवेंट ओवर प्राइसिंग ऑफ ड्रग, और इसका पर्पस ये भी था कि वो जो ड्रग की ओवर प्राइसिंग होती है, कंपनियां ओवर प्राइस करती हैं, जिससे पेशेंट को दिक्कत होती है, उसको डिजीज़ को क्योर करने में वो इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है, जिससे पेशेंट एडरेंस कॉज, नॉन एडरेंस कॉज होता है, उससे बचा जा सके। इसीलिए ये एक्ट लाया गया है, ऑर्डर लाया गया। नेक्स्ट है हमारा BMW रूल, यानी बायोमेडिकल वेस्ट रूल, जो कि 2016 में आया। इंट्रोड्यूस टू इंश्योर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, यानी ये बताता है कि, सुनिश्चित करता है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल है वो अच्छे तरीके से किया जाए। अगर उसको अच्छे तरीके से वेस्ट को डिस्पोज नहीं किया जाए, ख़त्म नहीं किया जाए, तो ये बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्वायरमेंट को गंदा करेगा और बहुत सारी समस्याएं पैदा करेगा। इसका पर्पस था टू प्रिवेंट इन्वायरमेंट ऑफ पॉल्यूशन। देखिए ना, यहाँ पे अगर बायोमेडिकल वेस्ट बाहर फेंकेंगे कहीं पर तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, बैक्टीरिया क्रिएट करेगा, जिससे पब्लिक हेल्थ में इफेक्ट पड़ेगा। टू रिड्यूस हेल्थ हजार्ड कॉज्ड बाय बायोमेडिकल वेस्ट, यानी जो हजार्ड, यानी जो
हेल्थ खतरे हैं कॉज करता है बायोमेडिकल वेस्ट, उसको रोका जाए, बायोमेडिकल का अच्छे से डिस्पोजल किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जल्द से जल्द किया जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन होता है कि सर याद कैसे करें, इसको याद नहीं होता है। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसको लाइन से लिख लेना है, जैसे 1919 को पहले लिख लेना, इसको सीरियल वाइज लिख लेना है, 1919 लिखना है, फिर 1940, 48, 49, इसको सीरियल से जैसे ही आप लिखेंगे तब जाकर आपको ईजिली याद हो जाएगा। सीरियल से लिख के आप याद कर जाएंगे, 1 से 2 बार पढ़ेंगे ईजिली आपको याद हो जाएगा। तो अंत तक यही बने रहने के लिए धन्यवाद। हाँ, अपनी तैयारी इतनी कीजिए कि बैक ना लगे, और याद रखें किसी को भी पैसा ना दें पास होने के लिए, क्योंकि पैसा पहुंचता नहीं, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और आपका पैसा पूरा मर जाएगा। तो पैसा बहुत किल्लत से आता है, बहुत मेहनत लगती है, तो अपने पैसे को फर्जी में बर्बाद ना करें। थोड़ा सा पढ़ लें और पास हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। थैंक यू।